दमोह उपचुनाव का ऐलान होते ही सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी के खिलाफ कांग्रेस खेमे में ये लामबंदी की तस्वीरें हैं। दमोह से भोपाल पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीसीसी कार्यालय पर नारेबाजी की और दमोह जिला अध्यक्ष अजय टंडन के लिए टिकट की दावेदारी जताई। उपचुनाव में अजय ही नहीं, कांग्रेस से और भी कई टिकट के दावेदार हैं। इनमें बीजेपी से आए अवधेश प्रताप लोधी, मनु मिश्रा और मानक पटेल भी ताल ठोक रहे हैं। उस विरोध को बनाने के लिए अजय टंडन जैसे दबंग प्रत्याशी की आवश्यकता है, जो पूरे संगठन को मजबूत करके रखे हैं, एक करके रखे हुए। यदि वो प्रत्याशी बनाए जाते हैं तो भारी बहुमत से हम लोग उनको विजय बना के लाएंगे। लोकल का तो चाहिए ही, मगर लोकल में जो ताकतवर है, आज जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, हमें शासन से और भाजपा से दोनों चीज़ों से फेस करना है। चुनाव का ऐलान हुए 2 दिन ही हुए हैं और ये तस्वीरें बताती है कि कांग्रेस में टिकट पर किचकिच शुरू हो गई है। हालांकि पार्टी ने 2 विधायकों को स्थानीय बनाम बाहरी की किचकिच सुलझाने में लगा दिया है, पर इस चुनाव में भी कांग्रेस की नज़र अपने घर से ज़्यादा बीजेपी पर बनी हुई है। राहुल लोधी की उम्मीदवारी से दमोह के तमाम भाजपा नेता नाराज हैं। जो वरिष्ठ कद्दावर नेता पूर्व वित्त मंत्री हैं जयंत मलैया, उनका परिवार नाराज है। उनके पुत्र की दावेदारी सामने आ रही है। तमाम नेता गद्दारों को भाजपा के प्रवेश से नाराज हैं और टिकाऊओं, सारे बिकाऊओं को टिकट दिए जाने से नाराज है। तो बड़ा एक संघर्ष भी है। निश्चित तौर पर इसका खामियाजा भी भाजपा को उठाना पड़ेगा। एक बिकाऊ टिकाऊ का संघर्ष दमोह में देखने को मिलेगा। खुद से ज्यादा विरोधी की चाल पर नजर बनाने वाली कांग्रेस को अपने पैतरे में दम भी दिखता है। इसकी बड़ी वजह दमोह से 6 बार के विधायक रहे जयंत मलैया है, जो 1 हफ्ते बाद अपने पत्ते खोलेंगे। लेकिन उनकी बढ़ती सरगर्मी और बयानों ने बीजेपी में हलचल मचा दी है। दिल्ली और भोपाल में उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की। अटकलों का दौर ये भी है कि वे या उनका बेटा सिद्धार्थ निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि बीजेपी इस संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज करती है। ये काल्पनिक प्रश्न है, कोई विषय ही नहीं उठता इस प्रकार का। जयंत जी बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत परिपक्व नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी की रगों में है, कोई विषय ही नहीं इस प्रकार। नहीं, जब चुनाव के मैदान में जो परिस्थितियां आएंगी, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सब एक हैं, इकट्ठे हैं। सरकार की मजबूती के लिए सब लोग काम करेंगे। बीजेपी चाहे जो दावे करे, लेकिन पिछले साल मार्च में जो बड़ा दल बदल हुआ, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश की राजनीति में दरारों ने घर देख लिया है। तब से सियासत में ये परंपरा चल पड़ी है। इससे बीजेपी भी नहीं बच पाई है। पिछले उपचुनाव में सुर्खी में पारुल साहू, बमोरी में केएल अग्रवाल के रूप में बीजेपी ने भी झटके सहे। हालांकि हाटपिपलिया, सांची, ग्वालियर समेत कई जगह बीजेपी ने खुद को बचा लिया। अब फिर उपचुनाव है, फिर हालात वैसे ही बन रहे हैं और इनकार इससे भी नहीं होना चाहिए कि 2023 में भी यही परंपरा बनी रहे। लेकिन प्रश्न चिन्ह ये भी बना हुआ है कि बेमेल विचारधारा का यह प्रयोग कितना सफल होगा, क्योंकि सरताज सिंह, रामकृष्ण कुसमरिया, लक्ष्मण सिंह, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी समेत कई नेता विचारधारा की डोर में बंद नहीं पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है दरार का दमोह। दरार जब पड़ती है तो बड़ी मुश्किल होती है और ये दरारें वो ज़्यादा मुश्किल पैदा करती हैं जो दरारें सामने नज़र नहीं आती, यानी वो दरारें दिल की दरारें होती हैं। और दिल की दरारों ने ही बड़ा मुश्किलें पैदा की हैं, रिश्तों में भी, पार्टी के लिए भी, आज़ादी के पहले के हिंदुस्तान में भी और आज़ादी के बाद के भी हिंदुस्तान में। और ये दरारें इस तरह की होती हैं जिनके बारे में आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि ये किस तरह से और क्या गुल खिलाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस में ऐसी कई दरारें हैं जिन्होंने एक दूसरे का घर देख लिया। कांग्रेस में तो 22 लोग जब गए पिछले साल एक बड़े घटनाक्रम में, तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस में जो इस तरह की इच्छा रखने वाले नेता हैं उन्होंने घर देख लिया। बीजेपी में जाने का एक रास्ता खुल गया। और जब केएल अग्रवाल और पारुल साहू और कुछ और नेता भी बीजेपी से कांग्रेस में आए तो उनको भी ये लगा कि हमने भी एक घर देख लिया है। यानी अब अगर बीजेपी में नाराज़गी होगी तो कांग्रेस का दरवाज़ा खुलता हुआ तुरंत दिखता है। पहले संकोच होता था, लेकिन अब चूंकि तुरंत ऑफर आता है और नेता को भी लगता है कि वो अपनी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए इस रास्ते पर आगे जा सकता है। और कांग्रेस में तो खुला खेल फर्रुखाबादी है ही। ये बिल्कुल सही बात है, जैसा लोकेंद्र पाराशर कह रहे थे कि जयंत मलैया एक सीजन्ड लीडर हैं बीजेपी के और वो कोई गलती नहीं करेंगे। लेकिन दिल की दरार का क्या कीजिएगा साहब। दिल की दरारें तो दिल की दरारें रहती हैं, उनको भरना आसान नहीं होता। और ये दरारें बहुत आसानी से भर जाएंगी ये कहना भी कठिन होगा।
तो लॉन्ग रन में बीजेपी को कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा, चाहे बात बीजेपी की करें या कांग्रेस की करें, उन्हें ये रास्ता तलाशना पड़ेगा कि इसका हल क्या ढूंढे वो। क्योंकि हर समय आप दूसरी पार्टी से किसी नेता को लाकर ना चुनाव लड़ सकते हैं और ना इस परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज इसी पर बेहद अहम मसला है, इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं बीजेपी की युवा नेता और स्पोक्स पर्सन नेहा बग्गा। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जगदीश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, जिनका बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बीट पर समान अधिकार रहता है। मैं उनका स्वागत करता हूं। और बड़ी अलग छटा वाली शर्ट और उसी से मैच करती हुई एकदम चमकता हुआ पीछे का बैकड्रॉप है। स्वागत है सर आपका इस चमकते हुए परिदृश्य के साथ। और हर्षद शर्मा जी हैं मेरे साथ। नमस्कार शरद जी, नमस्कार। कांग्रेस के युवा नेता और स्पोक्स पर्सन, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जगदीश जी, जिस शब्द का हमने प्रयोग किया है कि दरारों ने घर देख लिया है, अब ये किसी सीमेंट कंपनी का विज्ञापन नहीं है। दरारें हैं तो भरना तो पड़ेंगी, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस की दरारों को देखा है और कांग्रेस ने बीजेपी की दरारों को देखा है। और दरारों को न सिर्फ देखा है बल्कि अब इन दरारों को आमंत्रित भी किया है कि आप थोड़ा सा अपना हौसला और बढ़ाइए, और अगर वहाँ नहीं अच्छा लग रहा है तो आइए, हमारे साथ आइए। जैसा एक सरिये का विज्ञापन था कि छोड़ो भैया तुम तो इधर आ जाओ। किस तरह देखते हैं आप दमोह विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में, उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य में, कांग्रेस और बीजेपी की इस फिलॉसफी को कि दरारों ने घर देख लिया? जी शरद जी, पूरी तरह से मैं इस बात से सहमत हूं कि दरारों ने घर देख लिया। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी को एक बात पे विचार करना पड़ेगा। बीजेपी बहुमत की सरकार नहीं है, जुगाड़ की सरकार है। आपको जनता से मैंडेट नहीं मिला है, मैंडेट आपने लिया है, ये सही है। ये भी सही है कि भाई आप बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी में उपचुनाव के जरिए, लेकिन जब पहली बार आपने बहुमत जुगाड़ा तो बहुमत आप जुगाड़ से लेके आए। और राहुल लोधी जो वहां से बीजेपी के संभावित कैंडिडेट, या मैं कहूं कि तय कैंडिडेट माने जा रहे हैं, वो भी उसी जुगाड़ का एक स्क्रू है, उसी जुगाड़ का एक स्क्रू है राहुल लोधी। और राहुल लोधी को बीजेपी निश्चित रूप से टिकट देगी, लेकिन पूरे दमोह के अगर सैनिकों को शरद जी हम देखें, चुनाव इतना आसान नहीं है। जयंत मलैया निश्चित रूप से बहुत सज्जन नेता की उनकी छवि है, लेकिन मलैया परिवार के दमोह में प्रभाव को निश्चित रूप से हम और आपने, शायद आपको याद हो, सागर में पत्रकारिता के एक ही संस्थान में अध्ययन किया है जी, कि मलैया परिवार का जो प्रभाव है बीजेपी में, उस परिवार के प्रभाव को बीजेपी नकार नहीं सकती। और सबसे बड़ी चीज हमको ये देखना पड़ेगा इस चुनाव में, कांग्रेस के अपने प्रदर्शन हो रहे हैं, वो मैंने आपके जो चल रहा था वो सारा देखा, क्योंकि कांग्रेस की अपनी एक अलग संस्कृति है उसको लेके। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा इशू खड़ा होता है वो है जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया का रुख। और सिद्धार्थ मलैया उस क्षेत्र में अभी आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, मैं आपको बता दूं। और वो आशीर्वाद यात्रा भारी जन समर्थन से निकल रही है, और पार्टी चाह के उसे रोक नहीं पा रही है, क्योंकि वो बीजेपी के सारे सीनियर नेताओं के घर जा रहे हैं और उनका सिर्फ आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये जो आशीर्वाद यात्रा है, इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं, राजनीतिक मायने हैं। और ये कहने की जरूरत नहीं है शरद जी कि ये राजनीतिक यात्रा क्यों निकाली जा रही है। अगर मलैया परिवार को साधने में बीजेपी कामयाब नहीं होती है तो 17 अप्रैल को जो उपचुनाव होना है वो बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं होगा शरद जी। बहुत कठिनाइयां हैं बीजेपी के सामने। और जनता के दिमाग में जो जनरल परसेप्शन है वहां, वो ये है कि चुनाव, जो आपने कहा दरारें, थोपा गया चुनाव है। ये चुनाव अपने आप नहीं हुआ है। आप क्यों गए, कैसे गए, जनता इस बात को भी जानती है कि निश्चित रूप से आप भले ही जनता की बात करें, लेकिन ये कौन नहीं जानता कि राजनीति में अपने व्यक्तिगत निहितार्थ होते हैं। जी जी, नेहा जी, मैं आपकी तरफ आता हूं, फिर हर्षद की तरफ चलूंगा। ये बिल्कुल सही बात है जो जगदीश जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट की। चुनाव तो खैर कोई भी आसान नहीं होता, जैसे कोई मैच आसान नहीं होता। और हमें याद आता है कि 96 और 97 के बीच में छिंदवाड़ा के बाई इलेक्शन में कमलनाथ जी की जो एकमात्र हार है वो भी बाई इलेक्शन की वजह से थी। और मतदाताओं ने शायद ये माना कि ये इलेक्शन क्यों, जबकि इसके पहले के इलेक्शन में उनकी पत्नी की जीत हुई थी, लेकिन उनके त्यागपत्र देने से चुनाव हुआ। तो कई बार ये भी एक फैक्टर तो काम करता है। बहरहाल, किस तरह आप देखती हैं पूरे मामले? जी, कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती की तरह लेती है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर आप देखेंगे, हर कार्यकर्ता
24 घंटे 7 दिन काम करता है और 365 दिन लगा रहता है इस काम को लेकर। लगातार ये प्रोसेस चलता है, चुनाव आता है तो सक्रिय हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो एक बात हो गई ये। और दूसरी बात, जहां तक जयंत मलैया जी की बात है, तो उनका जो राजनीतिक अनुभव है, जो उनकी कार्यशैली रही है, वो लगभग 40 साल की रही है। उतनी मेरी उम्र भी नहीं है। और इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम सबने, आप सबने ये देखा है कि उनका जो राजनीतिक अनुभव रहा, जिस प्रकार की उनकी कार्यशैली रही, जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जुड़े रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लगातार हर प्लेटफॉर्म पर सशक्त करने का काम किया है। 6 बार के विधायक रहे हैं, सरकार के में उनको कई प्रकार के महत्वपूर्ण दायित्व मिले हैं। और आज जब ये परिस्थितियां बनी हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो कैडर है, उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहा है। तो जहां तक है ये टूट की बात, दरार की बात, ये भारतीय जनता पार्टी में कहीं नहीं होती। मैं ये जरूर मानती हूं कि अगर कोई प्रत्याशी है, अगर कोई कार्यकर्ता है, तो उसकी महत्वाकांक्षा होती है, राजनीतिक जीवन में है तो निश्चित ही चुनाव लड़ने के लिए है, जन सेवा के लिए है। उस प्रकार की महत्वाकांक्षाएं सब में होती हैं। पर यहां पर बात एक सीनियर लीडर की हो रही है, जिनके पास पार्टी का सबसे लंबा अनुभव है। पार्टी ने उनको बढ़ चढ़कर सम्मान दिया है। और आज हम सब देखेंगे कि जयंत मलैया जी के नेतृत्व में ये चुनाव होगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जब उपचुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस जितना हल्ला मचा रही थी, आपको ध्यान होगा दीपक जोशी जी के नाम पर, हाट पिपलिया के नाम पर, कि दरार पड़ेगी, उनके जो समर्थक हैं वहां पर एक 3 फ्रंट में जो है ऑर्गेनाइजेशन वहां पे बढ़ जाएगा, कांग्रेस होगी, बीजेपी होगी और दीपक जोशी जी होंगे। देखिए परिणाम क्या हुआ, इतने अधिक मतों के साथ वहां पर कैंडिडेट जीत कर भी आया है, दीपक जोशी ने पूरा दम भी लगाया है। और जी बिल्कुल ठीक है, आपकी दलीलों में दम है, मैं उससे इनकार नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि दरारें 1-2 मानसून की बौछारें झेल जाती हैं, लेकिन जब कभी तेज बारिश होती है, और यहाँ उस बारिश से मेरा इशारा है जिसको आप कहते हैं आम चुनाव यानी 2023 ये बताएगा कि हाट पिपलिया भी कितना मजबूत है, या तमाम और सीटें भी जहाँ पर दल बदल हुआ है उन सीटों में आपकी स्थिति क्या है। लेकिन इससे बिल्कुल इनकार नहीं है कि मलैया जी कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन उनके दिल में जो दर्द है, जो टीस है नेहा जी, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल हर्षद क्या कहते हैं? हर्षद जी, दरारें आपके यहाँ बीजेपी में दरारें जो हैं उनको बहुत जल्दी पकड़ भी लिया जाता है और उनकी मरम्मत भी कर दी जाती है, और सीमेंट कुछ इस तरह से भरा जाता है कि जिसके निहितार्थ भी बड़े मजबूत होते हैं। आपकी पार्टी थोड़ी खुले विचारों की पार्टी है, इसलिए आपके यहाँ दरारें आती हैं तो वो चौड़ी ज़्यादा होने लगती हैं, और ये दरारें इतनी चौड़ी हुई 1 साल पहले कि आपकी सरकार ही गिर पड़ी। आप किस तरह देखते हैं? और इन दरारों को तो भरना ही होगा आपको, और आगे की तैयारी भी करनी होगी, और दमोह आपके लिए एक अवसर भी है कांग्रेस के लिए कि आप मजबूती से चुनाव लड़ें, और कम से कम जीत हार तो एक अलग विषय है, लेकिन चुनाव एक नज़दीकी मुकाबले में बदल दें, ये आपकी बड़ी सफलता हो सकती है। देखिए शरद सर, जो राजनीतिक दरारें जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो दरारें तो फिर भी बढ़ जाएगी, लेकिन जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो दरारें पड़ चुकी है, जो एलपीजी का आज दाम हो गया, डीजल जो अपने उच्चतम स्तर पर है, दालों का रेट आप देख लीजिए, बेरोजगारी पर भारतीय जनता पार्टी ना बात करना चाहती है, ना इस बारे में कोई विचार और नीति लेकर आना चाहती है। तो सर जो राजनीतिक दरारें हैं वो तो फिर भी भर जाएगी, लेकिन ये जो जनता से भारतीय जनता पार्टी की जो दूरी और दरारें बढ़ गई है, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को इसको एड्रेस करना पड़ेगा। और अब इतना शॉर्ट टाइम में चुनाव अनाउंस हो चुका है, अब भारतीय जनता पार्टी अपने कोई भी पैतरे अपना ले, लेकिन जनता अब इनको रिजेक्ट करने वाली है, क्योंकि पहली बात तो इन्होंने प्रलोभन देकर एक ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में लिया, राहुल लोधी को, जिन पर आज से 1-1.5 साल पहले ये खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, और यही राहुल लोधी थे जो कहते थे कि मेरा पैर नेहा जी कुछ कहना चाह रही हैं? हर्षद जी सुन लीजिए वो भी, फिर आप बोलिएगा, पूरा वक्त है आपके पास। शरद जी देखिए, उपचुनाव के समय हमने बिल्कुल यही दलीलें कांग्रेस के प्रवक्ताओं से और उनके नेता से सुनी थी। जिस तरीके से इन्होंने बिकाऊ टिकाऊ की बात कही थी, उस प्रकार से आज ये दूसरे मुद्दों को ले आए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के पास आज ना ही नेता है ना ही नीति है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमने देखा कांग्रेस कार्यालय में जिस प्रकार से अजय टंडन जी के पक्ष में नारेबाजी हुई है। जब कांग्रेस पार्टी के अंदर अनुशासन नहीं है, इतने धड़ों में बटी हुई है कांग्रेस पार्टी, इतनी गुटबाजी है, तो जब कैंडिडेट ही नहीं होगा तो आप जनता के पास मुद्दे लेकर कहां पहुंच पाएंगे? गुटबाजी की बात कर रही है बीजेपी, क्या आप तो गुटबाजी के दलदल में बिल्कुल एकदम गले तक डूबे हुए हैं? जी सर पहली बात तो मैं कोई पर्सनल यहाँ पर होना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये
दल बदल की बात नेहा बग्गा जी कर रही हैं, जो खुद आम आदमी पार्टी से भाजपा में आई है। तो खैर इस बात को हम छोड़ देते हैं। जहां तक बात नारेबाजी की है सर, तो क्या हमारे जो जी, मैंने दल बदल की बात नहीं की, मैंने ये कहा कि आपकी कांग्रेस पार्टी कई सारे धड़ों में बटी हुई है। आप अपने नेता को पहले तय कर लें। आपके यहाँ सड़क पर प्रदर्शन होते हैं, अगर किसी की महत्वाकांक्षा होती है चुनाव लड़ने की, तो पार्टी फोरम पे कोई बातचीत नहीं है। आपके जो अपने कार्यकर्ता हैं उन्हें आप बाहर का रास्ता दिखाते हैं, गांधी के विचार को छोड़ के आप गोडसे के विचारों में कूद जाते हैं। हम सुन लेते हैं उनको। जी बोलिए। मुझे लगता है पर्सनल होने की जरूरत नहीं है हर्षद जी। जी 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 सर। सर हमारे जो आज टंडन जी जिन्होंने दावेदारी करी है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आकर, उसके बाद वो कमलनाथ जी हमारे पीसीसी चीफ से भी मिले। उन्होंने उन्हें यह भी कहा कि स्थानीय और पार्टी के पुराने आदमी को ही टिकट मिलेगी। लेकिन नेहा जी ये बात क्यों भूल जाती है कि जब अभी पर्यवेक्षक दमोह गए थे तो मलैया जी के भी समर्थकों ने बेहतरीन नारेबाजी की थी और राहुल लोधी की टिकट का विरोध किया था। आप नेहा जी ये बात क्यों भूल जाते हैं कि आपकी वो पार्टी है जो सालों साल जो कार्यकर्ता काम करता है उनको टिकट देने की बजाय प्रलोभन देकर, विधायकों को खरीदकर, उनको कांग्रेस पार्टी से लाकर या अन्य पार्टियों से लाकर, और जो सालों साल की मेहनत करने वाला कार्यकर्ता है उनको भूल जाती है। और अंतिम में जो कांग्रेस से या जहां पर उनको जीत का समीकरण मिलता है, जहां उनको सत्ता की चाबी मिल जाती है, उसको लेकिन गुटबाजी आपके लिए चुनौती तो है हर्षद जी, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आपके यहाँ ज्यादा बड़ा है ये एरिया ऐसा जो बीजेपी की तुलना में ज्यादा चिंता पैदा करता है। सर देखिए, गुटबाजी हर पार्टी में होती है, हमारी पार्टी में है, इससे कोई दो राय नहीं। संगठन भी तुलनात्मक रूप से कमजोर है, उसका कारण ये भी है। जी जी सर देखिए, अब संगठन एकजुट है। संगठन, अब बात जो है वो संगठन की नहीं रह गई है, सत्ता की नहीं रह गई है, बात अब देश की हो गई है, युवाओं के बेरोजगारी की हो गई है, जनता की समस्याओं की हो गई है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचार, अभी हमने देखा रिसेंटली एक भ्रष्टाचार फिर शिवराज सिंह चौहान जी का बाहर आया, जहां एक ही पोजीशन पर टॉप 10 जो रैंक होल्डर्स आए वो एक ही स्कूल के पढ़ने वाले थे। उन्होंने मिस्टेक एक जगह से करी है। जनता इन लोगों से परेशान हो चुकी है, किसान आंदोलन कर रहा है, छात्र बेरोजगारी, छात्र परेशान है, युवा बेरोजगारी। आप युवाओं से जुड़े मुद्दे और इन तमाम चीजों की आप बात कर रहे हैं। चलिए मैं लौटता हूं हर्षद जी, मैं लौटता हूं। जगदीश जी, कांग्रेस के पास जाहिर तौर पर इन सवालों के लिए चुभते हुए सवाल हैं ये, और ये भी अभी तक तय नहीं हुआ है कि कमलनाथ जी पीसीसी चीफ कंटिन्यू करेंगे या नेता प्रतिपक्ष। मुझे लगता है ये राहुल गांधी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से जुड़ा है सीधा ये मसला। बहरहाल ये कांग्रेस का आंतरिक विषय है। लेकिन आप क्या देखते हैं? चुनाव कठिन है दमोह का, हमने मान लिया, क्योंकि चुनाव कठिन इसलिए भी है कि एक तो बाय इलेक्शंस को लेकर कई बार अनप्रेडिक्टेबल व्यवहार दिखता है, और अगर ये बाय इलेक्शन जैसा इसके पहले हमने देखा कि करीब 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों का बाय इलेक्शन था, तो उसमें एक लहर सी बन गई थी और वो आम चुनाव जैसा था। लेकिन इक्का दुक्का सीटों के चुनाव के लिए लहर भी नहीं होती है, और कई बार लोग एक अलग माइंडसेट पे सोचते हैं। क्या आप मानते हैं इसलिए भी दमोह का चुनाव बीजेपी के लिए टफ चुनाव हो सकता है? जी देखिए, दमोह का चुनाव हर मामले में बीजेपी के लिए टफ चुनाव हो सकता है। पहली चीज तो ये कि राजनीति ठीक है, वेब पे चल सकती है, लेकिन राजनीति में हमें आंकड़ों को भी तो देखना होगा। ये राहुल लोधी जो अब बीजेपी से लड़ रहे हैं, कांग्रेस से महज 794 वोटों का अंतर था राहुल लोधी और जयंत मलैया के वोटों में, और ये तब था जब रामकृष्ण कुसमारिया वहां खड़े थे और 1000 से ज्यादा वोट रामकृष्ण कुसमारिया शरद जी ले गए थे। तो और रामकृष्ण कुसमारिया को मिलने वाले वोट निश्चित रूप से सारे वही वोट थे जो जयंत मलैया के थे। तो जो अंक गणित है, अंक गणित भी कोई राहुल लोधी के फेवर में हो ऐसा मैं नहीं मानता, एक बात। और दूसरा, ये चुनाव मलैया परिवार की राजनीतिक अस्मिता से जुड़ा है शरद जी, इस बात को मैं बहुत जोर देकर कह रहा हूं, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर चूंकि देखिए, राजनीति में कोई भी कच्चा खिलाड़ी नहीं होता। अगर राहुल लोधी दमोह से आगे आते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि 40 सालों से की वहां की राजनीति में जमा मलैया परिवार पीछे चला जाएगा। ये कैसे होगा? तीसरी चीज, समर्थकों की जो फौज है, कार्यकर्ताओं की जो फौज है, वो उस आदमी के साथ होगी जो 40 साल से पार्टी में है या जो 4 महीने पहले पार्टी में आया है। ठीक है, आप एक फैसला ले लेते हैं, आप किसी को टिकट दे देते हैं, चूंकि आपने सौदेबाजी की है, कैडर का ध्यान नहीं रखा। लेकिन कैडर का ध्यान अगर बीजेपी नहीं रखेगी, मेरा मानना है पार्टी को इससे नुकसान होगा शरद जी, और ये चुनाव बेहद कठिन होगा बीजेपी के लिए, आप ये देखिएगा।
लेकिन क्या आप इससे जी हर्षद जी आप बोल लीजिए, फिर मैं जगदीश जी से एक सवाल लेकर आऊंगा। जी बोलिए। सर देखिए, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ चुनाव, चूंकि आपने ये प्रश्न किया तो मैं भी इसका जवाब देना चाहता हूँ कि ये चुनाव बीजेपी के लिए टफ इसलिए भी रहेगा क्योंकि सर आप इसका इतिहास देखिए, इस सीट पर 15 बार जब चुनाव हुए तो 7 बार कांग्रेस जीती, 2 बार निर्दलीय जीते और 6 बार बीजेपी जीती है। और 6 बार जो बीजेपी जीती है वो प्रत्याशी आज इनके विरोध में है। और पिछली बार जब कांग्रेस, हमारा राहुल लोधी जी हमारे ही प्रत्याशी जीते थे तो बहुत मार्जिनल वोट से जीते थे। बिल्कुल तो ठीक है, वो बात कह चुके हो। जी जी। और कांग्रेस की ये सीट ट्रेडिशनली भी है और आज मलैया जी जब नाराज हैं तो इसका जो फायदा है वो कांग्रेस को ही मिलने वाला है। और नतीजे वाले दिन मैं सर आपके साथ, चलिए मैं जगदीश, बिल्कुल हम बिल्कुल साथ रहेंगे हर्षद, और उस वक्त हम फिर बात करेंगे। जगदीश जी एक बहुत संक्षेप में आपसे रिएक्शन चाहूंगा। बीजेपी के पक्ष में क्या आप ये बात जाते हुए देखते हैं कि एक तो बाय इलेक्शन आमतौर पर रूलिंग पार्टी को फेवर करते हैं, और दूसरा जिस तरह से अभी मैं सहमत हूं, जी मैं सहमत, और बीजेपी को लेकर जिस तरह की एक इस समय एक फीलिंग है, लोग ये मानते हैं कि डेवलपमेंट की बात होगी, अगर कोई दूसरा विधायक होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि क्षेत्र के बारे में इस तरह की भी एक थॉट चलती है। लेकिन वो नाराजगी मैं उसको माइनस नहीं कर रहा हूं। और जयंत मलैया जी इतने सीजन प्लेयर हैं, 40 सालों की तपस्या को वो सिर्फ, क्या आपको लगता है वो धैर्यपूर्वक 2023 का इंतजार करना भी पसंद करेंगे? संक्षेप में जी। शरद जी सिर्फ एक बात मुझे कहना है कि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है को लगता है कि अगर हम इस बार चूक गए तो मैदान किसी और के पास ना चला जाए, इसलिए कई बार ऐसे फैसले होते हैं। मैं नहीं मानता कि यह फैसला बहुत जरूरी है। मेरी खुद मलैया जी से कल ही बात हुई थी टेलीफोन पे, मैंने उनसे बात भी की और उसके बाद मैंने आज एक स्टोरी भी छापी है उसको लेके। और दूसरी चीज, अगर जयंत, अगर मान लो सिद्धार्थ मलैया राजनीति के लिए, राजनीतिक चुनाव के लिए तैयार नहीं है तो आशीर्वाद यात्रा क्यों, और वो भी इसी समय, क्या वो नहीं जानते? तो जयंत मलैया राजनीति के इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है। और दूसरी चीज, उनकी फॉलोइंग दमोह में है, उनके समर्थन दमोह में है। और अगर कास्ट का सवाल है तो सबसे बड़ी चीज, अगर उसको आगे निकाल पाते हैं, आप देखिए जो हर्षद ने बात बताई, उस अंक गणित में जब जब दमोह से चुनाव बीजेपी से जीते हैं तो जयंत मलैया ही जीते हैं। चलिए ये भी हमको याद रखना पड़ेगा शरद जी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी का बहुत मजबूत संगठन है, इसलिए कांग्रेस के लिए कोई लॉटरी खुलने वाली है ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं जी। शरद जी, जब चुनाव में कोई भी जाता है तो उसमें जो सर्वोपरि माना जाता है वो वोटर का विवेक माना जाता है। और वोटर जब देखेगा दोनों पार्टीज को तो उसे एक तरफ नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दोनों एक साथ पुराने और नए नेताओं के साथ जाकर लोगों को संबोधित करते हैं। दूसरी ओर अभी कैंडिडेट तय नहीं हुआ है। 15 महीने की एक ऐसी सरकार आई जिसमें मुख्यमंत्री ओला पड़ा पाला पड़ा, कभी किसानों के बीच नहीं गए, 2 लाख रुपए की कर्ज माफी की बात कर दी, 4000 रुपए युवाओं के बेरोजगारी भत्ते की बात कर दी, उसका कुछ नहीं हुआ। उपचुनाव में खुद कमलनाथ जी जब जगह जगह पर गए, सागर गए तो बताया 35 साल के बाद आया हूं, ग्वालियर गए तो बताया 15 माह के बाद आया हूं। दमोह की जनता पूछेगी कि अब आप उपचुनाव के समय आए हैं। तो मूल सवाल यह है कि ना नेता है, ना नीति है, और ना ही इनमें श्रद्धा है कि ये जनता के बीच में रहें और उनकी सेवा कर सकें। भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट के इक्वल नजर आती है और इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेगी, उसके ही प्रत्याशी पे मोहर लगाएगी। चलिए ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन जी बोलिए हर्षद जी, बोलिए। सर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव, जो भी चुनाव लड़ने जाती है, बातें तो विकास की करती है, लेकिन इनके मुद्दे क्या होते हैं कि कमलनाथ जी कौन सी सीट पर कितने साल बाद आए। आप आइए ना जनता के बीच में, पेट्रोल डीजल और दाल के मुद्दे पर, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़िए। ये खुद कमलनाथ जी बताते हैं जब जब उपचुनाव में प्रचार करने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का सवाल जवाब नहीं है। हमारी ईमानदारी है नेहा जी कि हम बता देते हैं जनता को कि हम कब और क्या कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को, जनता को ये कब बताएंगे कि आप मध्य प्रदेश बेरोजगारी में, जनता अपना जनप्रतिनिधि वंस इन अ ब्लू मून का नहीं चाहती, वो चाहती है कि सुख दुख में जो उसके साथ खड़ा रह सके वही अपना जनप्रतिनिधि उस प्रकार का चाहती है जनता। ये आप कब छोड़ेंगे वंस इन अ ब्लू मून वाली कॉर्पोरेट पॉलिसीज को? आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में। चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हम जनता से बिल्कुल साफ कह देते हैं कि हम उनके बीच में कब आए हैं, कितनी बार आए हैं और कैसे आए हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप जब जनता के बीच में जाएं तो आप लोग कब इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, आज मध्य प्रदेश बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में चरम पर है, महिला अपराध में सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है, हत्याएं कभी कांग्रेस के, कल हमारे ब्लॉक अध्यक्ष की परसों हत्या हुई, करणी सेना के जिला अध्यक्ष की हत्या हुई। आप इन मुद्दों पर कब चुनाव लड़ेंगे नेहा जी, ये बताइए।
हर्षद जी, अभी तो जवाब आपको देना है। 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ? वो 10 दिन की गिनती जो राहुल गांधी जी गिन के गए थे उसका क्या हुआ? किसानों की जो आत्महत्या उस दौरान हुई उसका क्या हुआ? जिन युवाओं से आपने बैंड बजाने की ट्रेनिंग, ढोर चराने की ट्रेनिंग पे छलावा कर दिया उसका क्या हुआ? अभी तो 15 महीने वर्सेस 15 साल होगा। आप देखिएगा, नतीजा आपके सामने आएगा बहुत जल्द। आप 15 साल के अपने अचीवमेंट नहीं बता पाते, लेकिन 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार ने क्या किया, इसका सबसे बड़ा सबूत ही यही है कि आज आप उनकी शुद्ध चलिए की योजना चलिए, मैं अब लौटूंगा मुद्दे की तरफ। मैं आता हूं। जगदीश जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, कुछ सेकंड्स में आपका रिएक्शन, कंक्लूडिंग रिमार्क। जी। देखिए शरद जी, दोनों दलों की बातें अपनी जगह हो सकती हैं। पहली चीज तो ये, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कांग्रेस अपनी कमजोरियों को नहीं स्वीकार कर पाती। आप स्वीकारिए ना कि आपका संगठन कमजोर था, आप स्वीकारिए ना कि आपके नेता ने अपने विधायकों को टाइम नहीं दिया, वो बिखराव का कारण बना। जब तक आत्ममंथन नहीं करेंगे, आत्मावलोकन नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी टीवी चैनल पर बैठ कर कह लीजिएगा। माफ करिए, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और लीडर बेस्ड पार्टी का जमाना चला गया। आपकी पार्टी लीडर बेस्ड थी, आप कैडर बेस्ड नहीं बना पाए। आप उसे कैडर बेस्ड बनाने की दिशा में बढ़िए, आत्मावलोकन करिए और उसके बाद बीजेपी से टकराइए। निश्चित रूप से कांग्रेस का एक वोटर है, लेकिन उस वोटर को घर से निकालिए। लेकिन वो तब निकलेगा जब आपका नेता जनता के लिए सर्वसुलभ होगा और ये मैसेज जाएगा कि वो पार्टी के लोगों के लिए भी सर्वसुलभ है। शरद जी, निश्चित तौर पर, और इसकी जिम्मेदारी भी प्रदेश के बड़े नेताओं को संभालनी होगी। दमोह उपचुनाव की घोषणा होते ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं का एक कोर ग्रुप बनना चाहिए जो ये जिम्मेदारी ले कि हम दमोह विधानसभा उपचुनाव में जान लगा देंगे। चाहे वो अजय सिंह हो, चाहे चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी हो, अरुण यादव हो, लक्ष्मण सिंह जी हो, वो तमाम नेता, राजेंद्र सिंह जी हों जो चुनावी महारथी माने जाते हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह हों, रामनिवास रावत जी हों। आखिर आपकी ताकत का अंदाज़ा कैसे लगेगा? कैसे आप ये बता पाएंगे कि आपके भीतर ताकत है? ये सही बात है कि बाय इलेक्शन में दिल्ली के नेता नहीं आते हैं, ये लड़ाई मध्य प्रदेश के नेताओं को ही लड़नी होती है, कांग्रेस और बीजेपी के। कांग्रेस का घर बिखरा हुआ है बीजेपी की तुलना में। कांग्रेस के पास चुनौतियां गहरी हैं, चाहे वो संसाधनों की हों या बूथ पर कार्यकर्ताओं की हों। और ये जैसे कहते हैं हम कहावत कि रोम एक दिन में नहीं बना था, एक दिन में ये सारी समस्याएं दूर नहीं होने वाली हैं। लेकिन इसके लिए कांग्रेस को पहले तो वो जोश अपने भीतर लाना होगा। ये बिल्कुल ठीक बात है कि चुनाव जीते जाते हैं, जीते जा सकते हैं अपनी कमजोरियों के बावजूद। लेकिन कांग्रेस क्या दमोह के चुनाव को इस तरह से देख रही है कि वो वहाँ आसानी से जीत दर्ज कर सकती है, या वो बाई इलेक्शन की तरह यही मानकर चल रही है कि कांग्रेस से जो बीजेपी में नेता आए हैं उनका विरोध स्वाभाविक तौर पर जनता भी करेगी और बीजेपी के बड़े नेता भी करेंगे और उसको तो सिर्फ फायदा उठाना है? मुझे लगता है कि बाई इलेक्शंस के नतीजों ने ये बताया है कि ये सोच मुकम्मल नहीं है, इसमें कई सारी खामियां हैं। आपको चुनाव अपने दम पर जीतना ही पड़ता है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ ही वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मुझे लगता है यही सबसे बड़ा मंत्र है। बहुत धन्यवाद हर्षद जी, धन्यवाद नेहा जी, धन्यवाद जगदीश जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।